अगर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता तो कश्मीर आज पूरी तरह हमारा होता। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पर सैंक्शंस लगाने की बात ही ना होती और भी सैकड़ों बड़े फैसले होते जो कि भारत के हक में जाते। एंड एक कॉमन क्वेश्चन जो आपने कई बार सुना होगा, क्या जवाहरलाल नेहरू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर हुई थी? क्या उनकी एक हिस्टोरिक गलती की वजह से ही भारत इस कुर्सी से वंचित रहा? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अब हमें ये परमानेंट सीट कभी मिलेगी भी नहीं। आप बिल्कुल आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन रखता है, ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर है और हम तो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं मिलेगी परमानेंट सीट? मैं मानता हूं आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं इतने सब के बावजूद भी भारत को परमानेंट सीट कभी नहीं मिलेगी। और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं जिनसे मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा और इस वीडियो के एंड तक आप शायद मेरी बात से सहमत भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बेसिक से। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो एक फोरम कम और एक्सक्लूसिव पावर क्लब ज्यादा है। ये सिक्योरिटी काउंसिल एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक कोर ऑर्गन है जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद बनाया गया था ताकि आगे कभी भी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना बन पाए। अब इस यूएन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहां सारे मेंबर कंट्रीज एक इक्वल वोट के साथ बैठते हैं। दूसरा है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जहां डिसीजन लीगली बाइंडिंग होते हैं और परमानेंट मेंबर्स का वीटो चलता है। इसके बाद आता है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इसके बाद आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये अब इनएक्टिव है। और छठवां ऑर्गन है यूएन सेक्रेटरीट। इन सब में सबसे पावरफुल माना जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम P5 कहते हैं। ये है अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। और इनके पास होती है एक स्पेशल पावर यानी वीटो पावर, मतलब चाहे 193 देश एक तरफ खड़े हो जाएं, लेकिन अगर एक परमानेंट मेंबर मना कर दे तो रेजोल्यूशन तुरंत डस्टबिन में चला जाता है, कोई आगे चर्चा ही नहीं होती उस पे। साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट के अलावा 10 टेम्पररी मेंबर्स भी होते हैं। ये टेम्पररी मेंबर्स 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं यूएन जनरल असेंबली के थ्रू, लेकिन इन टेम्पररी मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होती और असली पावर हमेशा उन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के बीच में होती है। और इसी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल को हमेशा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी या डेमोक्रेसी की बात नहीं चलती, यहाँ चलती है सिर्फ पावर पॉलिटिक्स। और इसी पॉलिटिक्स के बीच आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या वाकई भारत को एक वक्त पर परमानेंट सीट ऑफर हुई थी और क्या नेहरू ने खुद उस मौके को ठुकरा दिया था? तो चलो आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कभी भी ऑफिशियली इंडिया को परमानेंट सीट ऑफर नहीं की गई। यानी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जिसमें लिखा हो कि यूएन ने फॉर्मली प्रपोज किया और इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमें बहुत सारे इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रपोजल्स का रिकॉर्ड मिलता है और सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन से भी ऑफर आया था परमानेंट सीट का। ये सब कुछ हमें पता चलता है लेटर्स, डिक्लासिफाइड यूएस डॉक्यूमेंट्स और जवाहरलाल नेहरू के खुद के नोट्स से। जो भी सोर्सेज मैं यूज कर रहा हूँ उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इनमें मेरी तरफ से कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना उस वक्त यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स बने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात पर आप ध्यान देना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना असल में था ताइवान, क्योंकि 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना पर, जो चाइना हम आज देखते हैं, इस पर कंट्रोल ले लिया था, जिसे हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट चाइना कहते हैं और आगे वीडियो में भी हम कम्युनिस्ट चाइना ही कहेंगे। तो इस कम्युनिस्ट चाइना को यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं किया। उस वक्त तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप ताइवान, जिसे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते थे, उसी के पास थी। यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक चाइना की परमानेंट सीट तो थी, लेकिन वो ताइवान के पास थी, कम्युनिस्ट चाइना के पास नहीं। ये सीट आगे जाकर 1971 में कैसे कम्युनिस्ट चाइना को दे दी गई, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। एनीवे, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी जिसे लेकर अमेरिका और सोवियत अलग अलग प्लान्स बना रहे थे। अब आते हैं पहले मेजर मूवमेंट पर। तो 24 अगस्त 1950 को इंडिया की एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, एंड ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा पीएम नेहरू को। उस लेटर में इन्होंने लिखा,
one matter that is being cooked up in the State Department, the unseating of China and of India being put in her place। मतलब कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में एक बात चर्चा में है, चाइना को कुर्सी से हटा दिया जाए और उसकी जगह इंडिया को बैठा दिया जाए। मतलब अमेरिका सीरियसली सोच रहा था कि ताइवान की कुर्सी हटाकर इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। एंड इस लेटर के रिप्लाई में पीएम नेहरू लिखते हैं, India, because of many factors, is certainly entitled to permanent seat in the Security Council, but we are not going in at the cost of China। यानी पीएम नेहरू भी मान रहे थे कि इंडिया डिजर्व करता है यूएनएससी परमानेंट सीट, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाइना को निकाल कर अपनी जगह लेना गलत समझते हैं। उनका बिलीव था कि अगर चाइना को सिस्टम से बाहर रखा गया तो वो और ज्यादा अग्रेसिव होगा, इसलिए नेहरू चाहते थे कि चाइना को यूनाइटेड नेशंस में जगह मिलनी चाहिए ताकि एशिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। फिर आया 1955 का टाइम। निकोलाई बुल्गेनिन ये सोवियत प्रीमियर थे, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, और निकिता क्रुशेव ये कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। तो ये दोनों इंडिया विजिट पर आते हैं दिसंबर 1955 में। ये एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट थी जिसमें बुल्गेनिन ने नेहरू को एक बड़ा सजेशन दिया। उन्होंने कहा, वी प्रपोज सजेस्टिंग एट अ लेटर स्टेज इंडियाज इंक्लूजन एज द सिक्स्थ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी सोवियत यूनियन भी चाहता था कि इंडिया यूएनएससी में आए, बट यूएसए की तरह नहीं। देखो, यूएस चाहता था कि चाइना मतलब ताइवान की जगह भारत को सीट दी जाए, बट सोवियत यूनियन चाहता था कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करके भारत को सिक्स्थ मेंबर बनाया जाए। एंड पीएम नेहरू पहले की तरह इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि परहैप्स बुल्गेनिन नोज सम पीपल इन यूएसए हैव सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिप्लेस चाइना, वी आर अपोज्ड टू इट। इमेजिन, यूएसएसआर जैसा सुपर पावर भी इंडिया को सीट दिलवाना चाह रहा था, लेकिन नेहरू फिर से मना कर देते हैं। इसके अलावा हमें सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है नेहरू के अपने हैंड रिटन नोट से, जो उन्होंने जून 1955 में लिखा था। पीएम नेहरू इस नोट में लिखते हैं, informally suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council, and that India should take her place। We cannot of course accept this। We are not anxious to enter the Security Council at this stage। मतलब अमेरिका ने इनफॉर्मली ये सजेशन दिया है कि चाइना को यूएन में तो लिया जाए, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, और उसकी जगह इंडिया को रखा जाए। हम इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम अभी सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए उत्सुक भी नहीं हैं। ये नोट एकदम क्लियर दिखाता है कि नेहरू का डिसीजन इम्पल्सिव नहीं था, ये उनका डेलिबरेट चॉइस था। वो चाहते थे कि चाइना को यूएन सिस्टम में जगह मिले और इंडिया को अभी अपना क्लेम होल्ड बैक करना चाहिए। और दोस्तों, इस डिसीजन का नतीजा क्या हुआ? 1971 में जब फाइनली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब बीजिंग वाले कम्युनिस्ट चाइना को यूएनएससी परमानेंट सीट दी गई, तब इंडिया को साइडलाइन कर दिया गया। ताइवान की कुर्सी गई, कम्युनिस्ट चाइना अंदर आया, और इंडिया का जो चांस था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उसके बाद से लेकर आज तक इंडिया यूएनएससी रिफॉर्म्स और परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन क्या होता अगर जवाहरलाल नेहरू यूएसए या सोवियत यूनियन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते? क्या भारत परमानेंट मेंबर बन जाता? देखो, ये सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो देखिए, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन चार्टर, जिसके थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल बना था, उसमें संशोधन करना पड़ता है। ये तो बेसिक सी बात है। तो समझते हैं यूएन चार्टर अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलना कितना मुश्किल था और चाइना को 1971 में कैसे इजीली मिल गया। यूएन चार्टर ये यूएन का संविधान है जो 1945 में बना था। इसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट करने का प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है ताकि P5 मेंबर्स का डोमिनेंस बना रहे। सिंपली अभी आप इतना समझ लो कि अमेंडमेंट के लिए पहले यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए। मतलब अगर तब 60 मेंबर्स थे तो कम से कम 40 वोट चाहिए। फिर 2/3 यूएन मेंबर्स इंक्लूडिंग सारे P5 मेंबर्स को इस अमेंडमेंट को रेटिफाई यानी अप्रूव करना पड़ता है। परमानेंट 5 में से एक भी अगर वीटो लगा दे तो ये अमेंडमेंट वहीं फेल हो जाता है। ये प्रोसेस इतना टफ है कि सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में आज तक कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, न न्यू परमानेंट मेंबर्स ऐड हुए, न वीटो पावर बदली। अब यहाँ एक स्लाइट डिफरेंस आता है इंडिया के केस में वर्सेस चाइना के 1971 के केस में।
देखो, इंडिया एक अलग नेशन है। अगर उसको परमानेंट सीट देना होता तो उसके लिए एक नया सीट क्रिएट करना पड़ता या एग्जिस्टिंग किसी मेंबर को रिप्लेस करना पड़ता। दोनों ही केस में यूएन चार्टर में अमेंडमेंट करना पड़ता। लेकिन चाइना के केस में सीट ऑलरेडी चाइना का था, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ, यानी ताइवान वाले चाइना से कम्युनिस्ट चाइना को शिफ्ट किया गया। ये एक प्रोसीजरल मैटर था, ना कि स्ट्रक्चरल चेंज, इसलिए वीटो या फुल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं मेन सवाल पे, अगर नेहरू ने इनफॉर्मल ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या होता। देखो, ऐसे सिचुएशन में दो सिनेरियोज बनते। पहला सिनेरियो, अगर ऑफर ताइवान की सीट को रिप्लेस करने का था और नेहरू एक्सेप्ट करते तो पहले चार्टर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती, क्योंकि चाइना सीट को इंडिया सीट में बदलना पड़ता। इसके लिए यूएनजीए में 2/3 वोट तो शायद मिल जाते, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइंड था और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज का सपोर्ट भी था हमारे पास। लेकिन P5 वोट, इसमें प्रॉब्लम थी। ताइवान, जो तब परमानेंट मेंबर था, अपनी सीट खोने पे वीटो लगा देता, क्योंकि अमेंडमेंट के लिए उसके अप्रूवल की जरूरत थी। यूएस, जो ताइवान का स्ट्रॉन्ग बैकर था, शायद प्रेशर डालता ताइवान पर और ताइवान अपनी सीट छोड़ देता। लेकिन 1950s में यूएस एंटी पीआरसी यानी एंटी कम्युनिस्ट चाइना था, तो ताइवान को रिप्लेस करना उनके पॉलिसी के अगेंस्ट होता। यूके और फ्रांस भी सिक्योरिटी काउंसिल की डाइल्यूटिंग नहीं चाहते थे। इस केस में हाई चांसेस थे कि रेजोल्यूशन ब्लॉक हो जाता एंड इंडिया को सीट नहीं मिलती। अब बात करते हैं सिनेरियो 2 की। अगर ऑफर एक नया परमानेंट सीट क्रिएट करने का था, फिर भी चार्टर अमेंडमेंट चाहिए, मतलब P5 की फुल सहमति और 2/3 मेजोरिटी। इस केस में ताइवान शायद सपोर्ट करता, लेकिन यूके फ्रांस अपोज करते, स्पेशली यूके, क्योंकि यूके अभी अभी भारत को छोड़कर गया था और उनका एक्सक्लूसिव क्लब बिगड़ता भारत के शामिल होने से। हाँ, सोवियत यूनियन, यूएस और ताइवान सपोर्ट करते, लेकिन यूके या फ्रांस अगर वीटो कर देते तो भी रेजोल्यूशन फेल हो जाता। बट अगेन, अगर यूएसए प्रेशर बनाता तो यूके एंड फ्रांस भी अपोज नहीं करते। इस केस में रिजल्ट ये हो सकता था कि मुश्किल से ही सही, बट रेजोल्यूशन पास हो जाता। अगर पीएम नेहरू ने एक नए परमानेंट सीट के लिए ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो चांसेस थे कि इंडिया को यूएनएससी में वीटो पावर के साथ एंट्री मिल जाती। इसे पीएम नेहरू का ब्लंडर माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इनफॉर्मल सजेशंस को सीरियसली नहीं लिया और नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के नाम पर अपॉर्चुनिटी मिस की। बट अगेन, हम बात कर रहे हैं दशकों पहले की, 1955 की। तब इंडो चाइना वॉर हुआ नहीं था और हिंदी चीनी भाई भाई का जमाना था। चाइना को प्रायोरिटाइज करना तब लॉजिकल लगता था, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये एक मिस्ड चांस दिखता है। कुछ भी हो, एटलीस्ट पीएम नेहरू को कोशिश तो करनी चाहिए थी, डिप्लोमेटिक चैनल से P5 को कन्विंस करने की, ये यूएन रिफॉर्म की तरफ पहले से पुश करने की, ताकि इंडिया की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होती। एंड ये डिसीजन सिर्फ एक सीट से ज्यादा था, ये भारत के भविष्य की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर सकता था, जिसमें कश्मीर रेजोल्यूशन से लेकर न्यूक्लियर पॉलिसी तक शब्द शामिल होते हैं। एनीवे, अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, अगर नहीं आया है तो आना चाहिए था, कि अगर परमानेंट मेंबर बनना इतना डिफिकल्ट था तो चाइना 1971 में इजीली कैसे बन गया। क्या ताइवान और यूएसए ने अपोज नहीं किया? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, एंड मैं समझाता हूँ आपको कि क्यों चाइना के लिए इतना इजी था परमानेंट मेंबर बनना। देखो, आप समझो, 1971 का चेंज क्या था। ये ताइवान से कम्युनिस्ट चाइना को सीट ट्रांसफर था। सीट चाइना का ही रहा, सिर्फ गवर्नमेंट चेंज हुआ। ये यूएनजीए रेजोल्यूशन 2758 से हुआ अक्टूबर 1971 में। इस रेजोल्यूशन में 76 वोट्स कम्युनिस्ट चाइना के फेवर में थे एंड 35 वोट्स अगेंस्ट थे। एंड इसमें वीटो क्यों अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि वीटो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस पे लगता है, और यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन था कि कौन चाइना को रिप्रेजेंट करेगा, और रिप्रेजेंटेशन यूएन जनरल असेंबली का डोमेन है आर्टिकल 4 के अंडर, ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसीलिए इसे प्रोसीजरल मैटर माना गया, जिसमें वीटो नहीं चलता। एंड ताइवान ने क्या किया? ऑफ कोर्स ताइवान ने अपोज किया, लेकिन यूएनजीए वोट में उसका वीटो इररिलेवेंट था। और एक इम्पोर्टेंट बात, 1971 तक ताइवान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड था। बहुत सारे कंट्रीज ने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया था। हालांकि यूएसए ने इनिशियली अपोज किया था, लेकिन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रहे थे, तो यूएस ने हार्ड पुश नहीं किया, क्योंकि ग्लोबल टाइड कम्युनिस्ट चाइना के फेवर में था। इवन आपको बताऊं तो इंडिया ने भी कम्युनिस्ट चाइना के फेवर में ही वोट किया था। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है एंड अब तक आपको समझ भी आ गया होगा कि क्यों अब इंडिया का परमानेंट मेंबर बन पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट मैं फिर भी आपको कुछ रीजंस बताता हूँ, अगर आप इनसे डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करके आप वजह बताइए एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कीजिए। तो पहला रीजन है चाइना का विरोध। चाइना जो एक परमानेंट मेंबर है और वीटो पावर रखता है, इंडिया के खिलाफ है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जियोपॉलिटिकल राइवलरी और एशिया में अपने डोमिनेंस के चक्कर में चाइना इंडिया को ब्लॉक कर देता है। दूसरा रीजन है वीटो पावर पर डिसएग्रीमेंट्स।
देखो, इंडिया चाहता है कि नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर मिले, जैसी P5 के पास है। लेकिन कुछ P5 और दूसरे देश कहते हैं नए मेंबर्स तो बने, बट उनको वीटो नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डेडलॉक ना हो। ये डिसएग्रीमेंट बातचीत को रोक देता है। तीसरा रीजन है, रिफॉर्म मॉडल पर ही एकता नहीं है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे एक्सपेंड करना है, कितने नए सीट्स, कौन सा रीजन या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। जापान, जर्मनी, ब्राजील और अफ्रीकन देश भी सीट मांग रहे हैं, तो किस किस को सीट दी जाए ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। चौथा रीजन है जियोपॉलिटिकल इनर्शिया और पावर का गेम, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की दुनिया को दिखाता है, आज की रियलिटी को नहीं। P5 को अपना इन्फ्लुएंस कम होने का डर है, इसलिए रिफॉर्म्स की सिर्फ बातें ही की जाएंगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक पॉसिबल सिनेरियो ऐसा भी है जिसमें भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल सकती है, बट वो सिनेरियो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और जो भी आपका एनालिसिस हो वो आप बताइए, क्योंकि अगर इतनी देर समझाने के बाद भी आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब है मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया एंड आपका टाइम भी वेस्ट किया। सो लिखिएगा अपना एनालिसिस कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।